उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ध्येय आईएएस की जो पीसीएस की हम टेस्ट सीरीज लेके चल रहे थे उसका यह दूसरा वीडियो है। 50 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में निम्न में से कौन था? कांग्रेस के एक अच्छा कह रहा कि एक जो गवर्नर जनरल था वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अच्छा, क्या इरविन ने लिया था या वेलिंगटन ने लिया था या डफरिन ने या हार्डिंग ने? तो पहला दिमाग में आएगा आप लोगों के क्या, डफरिन। लेकिन नहीं, डफरिन तो दिमाग ये जब इसकी जो स्थापना हुई थी उसमें सहयोग उसके टाइम में थे, ठीक है। लेकिन कह रहा कि अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये 1915 ईस्वी में बम्बई वाले में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 31वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल इंडिया में कब से कब तक रहा? तो 1931 से 1936 के बीच रहा। और इन्होंने जो इनके टाइम पीरियड पे मुख्य मुख्य घटनाएं कौन सी घटी, ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, हाँ, इनके टाइम में देखिए सबसे पहले क्या कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जी हाँ, हुआ था बिल्कुल। एक सेकंड में पेन जरा सही कर लेता हूँ। अब सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इनके समय में। और कौन कौन सा हुआ था? कम्युनल अवार्ड 1932 वाला इनके टाइम पे हुआ। और क्या वो पूना पैक्ट इनके टाइम पे हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो वेलिंगटन है इनसे पहले इरविन थे, ठीक है, 26 से 31 तक। और इनके बाद कौन आएगा? लिलिथगो आएंगे, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे और वे 2 महाजनपद कौन थे? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग इसको कर भी लेंगे आराम से। ये वज्य और मल्ल थे, ठीक है। ये वज्य और मल्ल थे, वज्य और मल्ल। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो बौद्ध धर्म थे इसमें क्या था कि अगुत्तर निकाय, ये कहाँ गया अगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म का। और एक मैं बता दूं आपको, भगवती सूत्र, ये जैन धर्म का। इन दोनों में क्या है, 16 महाजनपदों की बात कही गई है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, महाजनपद जो होते थे वो 2 प्रकार के थे। एक क्या थे, एक गणतंत्रात्मक थे, एक राजतंत्र वाले थे, ठीक है। जैसे है ये अंग, मगध, काशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज, ये सब क्या थे? ये सब राजतंत्र थे। जबकि वज्य और मल्ल गणतंत्र थे, ठीक है। तो इनको याद करना है हमको, वज्य और मल्ल को, बाकी तो हमको याद हो जाएगा, है ना। तो इसका शासन राजा द्वारा ना होकर क्या होता था? देखिए यहाँ पे गण और संघ, ये चुनाव के द्वारा होते थे। गण और संघ के द्वारा इनका जो ये बाकी जो थे वो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में थे, वही सर्वे सर्वा था। लेकिन इन दो में क्या था, गण और संघ, जैसे आज के टाइम पे है ना लोकसभा राज्यसभा, इस टाइप से होता था। बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं भाई। मुगल सम्राट हैं और मकबरा है। तो बाबर का काबुल में है, बिल्कुल है। जहांगीर का लाहौर में, हाँ है। बहादुर जफर का दिल्ली, नहीं दिल्ली में नहीं है, इनका कहाँ है? ये रंगून, रंगून में है इनका। और अकबर का सिकंदरा, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। 19वीं शताब्दी, रंगून कहाँ है? तो वही बर्मा वाला, ध्यान रखना। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्न में से किस कारण से किया था? ठीक है, अब इसको पढ़िए। यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था। तो पहला ही मिल गया, यही है। देखिए क्या, लेक्स लोकी अधिनियम जो 1850 था, इसमें व्यवस्था थी कि हिंदू से ईसाई बने किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदू से कोई हिंदू था, ये धर्मांतरण बहुत तेजी से कर रहे थे ना, तो हिंदू से जो ईसाई बने व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का जो उत्तराधिकारी माना जाएगा। ठीक समझ में आएगी बात। जैसे हिंदू थे और धर्म ग्रहण दूसरा कर लिया, तब भी वो पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा था। तो ये था लेक्स लोकी अधिनियम 1850। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ने में बहुत सरल लगेंगे, लेकिन वहाँ ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, तो अच्छे से मालूम होगा कौन है। किसके टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था और वहीं से क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को वायसराय भी बना दिया गया था। 2 तरीके का शासन होने लगा था, एक डायरेक्ट क्राउन का, एक कंपनी का। और तो यहाँ पे जो वायसराय होता था जब राज्यों से मिलता था सम्राट के उससे, और कंपनी के लिए वो गवर्नर जनरल, है ना, इस टाइप से। तो लॉर्ड कैनिंग,
ठीक है। जब 1858 का एक्ट आएगा तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाएगा, वायसराय बना दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके कभी कभी दो टेन्योर की बात करते हैं, हालांकि एक साथ ही रहा था लेकिन फिर भी दो हो गए थे। तो 1856 था और 1858 तक ये गवर्नर जनरल होता है। इसके बाद 1858 से और 1862 तक ये वायसराय होता है। तो इसके दो टेन्योर मान लिए जाते हैं, लेकिन वो एक ही साथ में थे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। यहाँ पत्र पत्रिकाएँ हैं और लेखक संपादक हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप पत्र पत्रिकाएँ 2-4 बार पढ़ेंगे एक साथ रख के और उनमें कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई पहचान बना लो। याद सीधे सीधे रट नहीं पाओगे, पहचान बनानी है, कोई माइंड में क्लू देना है तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, अच्छा कूट से मिलाना है, ठीक है। तो भैया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू जी की थी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की थी, ठीक है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल की थी। अ नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की थी। और हमदर्द मोहम्मद अली की थी। अब देखिए ये जो थे ना ये मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, ये जो है मुस्लिमों के बहुत ज़्यादा हमदर्द थे, है ना। तो अब जो ऐसे याद कर लो, हमदर्द किसकी थी, मोहम्मद अली की। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार हैं तो हम चारों में कोई ना कोई पहचान बना लेंगे, याद जो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम अपना काम जितना आसान कर सकें, एक याद हो रही है तो एक याद करो, है ना। कुछ तो अच्छा देखो अभी डी का 3 है तो डी का 3 है तो डी का 3 अब हम अगर हमको एक भी पता था तो हमने दो तो कैंसिल कर लिए थे, है ना। या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा अ नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की है और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो ये जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसको दो चार बार कहोगे नेहरू जी के साथ में तो याद ही हो जाएगी। और तो ए का 1, देखो ए का 1 यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। देखो अब हमदर्द अगर जिसको यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं हमदर्द नहीं पता था तो याद हो गई होगी कि मुस्लिमों के ज़्यादा हमदर्द कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी 3-4 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। अच्छा क्या लियाकत अली वित्त मंत्री थे, बिल्कुल थे। जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्री थे, हाँ बिल्कुल थे। जगजीवन राम क्या श्रम मंत्री थे, नहीं एक सेकंड, जो ये जोगेंद्र नाथ थे ये रेल मंत्री नहीं थे, उल्टा हो गया। ये थे भैया ये विधि मंत्री थे, ठीक। जोगेंद्र नाथ मंडल थे जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में ये विधि मंत्री थे, यानी कि ये वाला गलत हो गया। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बिल्कुल सही। बलदेव प्रसाद रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेल मंत्री की बात करें तो ये जो है अरुणा आसफ अली थी, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था। ये शब्द भारी भरकम है, अपरिवर्तनवादी, ठीक है, जो नहीं था यहाँ पे। तो देखो यहाँ इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। देखो क्या था, कांग्रेस का एक नियम चलता था कि भाई जैसे जो चल रहा है वैसे चलता रहे, लेकिन जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो इसी टाइम इनके मित्र थे CR दास। उनके ये टाइम है लगभग जो 1920 और 23 का ये कह रहे थे कि हम अपना विरोध प्रदर्शन विधानसभा का चुनाव लड़ें और उसके अंदर बैठ कर करें, जबकि बाकी लोग कहते नहीं। तभी कह रहा कि अपरिवर्तन, तो ये हम इनको परिवर्तनवादी कहते हैं, परिवर्तनवादी मोतीलाल नेहरू जी को, और जो इनके साथ में CR दास थे, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था, तो ये नहीं थे, बाकी सब सदस्य थे। कह रहे ठीक है चलने तो। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के संबंध में असत्य है, पढ़िए इसे। देखिए यह समिति थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी इसीलिए बनाई गई थी। जो इसे स्कीन कमेटी, हाँ इसको स्कीन कमेटी भी कहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के कभी सदस्य नहीं रहे। अब देखो अभी बता रहा हूँ आपको, पहले ये पढ़ लो। वर्ष 1925 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता स्वीकार की थी, हाँ की थी। देखो यहाँ पे कितना जोर दे रहा, सी वाला देखो, कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के कभी सदस्य नहीं रहे, तो यही गलत है, ये इसके सदस्य रहे थे, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ये इसके सदस्य रहे थे, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे विदेशों में क्रांतिकारी संगठन है और इसके संस्थापक हैं होम रूल इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप इसको मिला लोगे। कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत बार पढ़े होंगे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ये सोहन सिंह भाखना। पेरिस इंडिया सोसाइटी, जो पेरिस इंडिया सोसाइटी थी ये देखो मैडम भिखाजी कामा। और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये तारकनाथ दास। ये बहुत मोस्ट हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या, ऐसे संगठनों की संख्या पता है 15 होगी।
और आपको 15, अगर ये 15 एक पास लिख के और 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भाखना, ध्यान ध्यान रखना इनको अच्छे से। यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास। 2-4 बार पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है। अब देखिए, अगर ए का 1, चलो ए का 1 तो यहाँ 3 में है, तो यानी कि एक तो हमें इससे कैंसिल हो गया। अगर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका हमको पता था कि सोहन सिंह भाखना की है, तो बी का 4 देखिए यहीं पे है और यही सही हो जाएगा, है ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमको अगर पता है तो 4 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। इसलिए जितना आसान कर सको उतना आसान करके पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है? अच्छा, कौन सा, यहाँ पे दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, यहाँ पे वर्ष नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे वाक्य पूछ रहे हैं कि 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं था। बंग भंग की निंदा की गई। ठीक है, बंग भंग की निंदा की गई, बिल्कुल। 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था और उसकी निंदा यहाँ पे की जा रही थी। स्वराज पर चर्चा 1905 में बिल्कुल हुई थी। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित हुआ, नहीं, ये नहीं। स्वराज जो 1906 का था, 1906 का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, तो कलकत्ता जो 1906 वाले में, इसमें ये स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था, 1905 वाले में नहीं। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया था इसमें, हाँ सही है। यानी कि ये जो है ये राष्ट्रीय, ये नहीं, ये गलत है। ये कब? 1906 में हुआ था। ठीक है। अब ये बंगाल विभाजन किसके टाइम पे हुआ था? तो करजन, यहाँ पे 3 जो है डेट हैं। 7 अगस्त है एक। ठीक है। तो 7 अगस्त को क्या हुआ था, ये आप सब लोग बताओ ऑप्शन वो उसमें कमेंट में। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की गई थी? ठीक है। अब देखो, ये देखो, पढ़ो इसको। बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो यहाँ पे मद्रास नेटिव जो एसोसिएशन, ध्यान रखना, ये जो 1857 का विद्रोह था, कुछ चीज़ें अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ऐसे ही कर लोगे। अब इसमें देखो, अभी लगेगा ये पूना बॉम्बे, देखिए जो राष्ट्रीय जो आंदोलन था वहाँ पे जो बॉम्बे का रोल था वो अहम था, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता निकल के आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा साउथ इंडिया जो था, साउथ इंडिया का रोल जो है, हालांकि इसमें विद्रोह में भी थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो क्या थे, यहाँ पे उत्तर भारत से वो कटे हुए थे उस टाइम में। उस टाइम तो कनेक्टिविटी और नहीं थी, ठीक ना। तो वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, जो क्षेत्रीय अधिकार थे उनके लिए ज़्यादा सजग रहते थे। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसका आंसर है, इन्होंने भर्त्सना की थी। तो अगर थोड़ा सा हमको इसकी थीम और थोड़ा कंसेप्ट पता होता तो हम ये क्वेश्चन कर लेते, अगर हमको नहीं आता होगा फिर भी कर लेते। ठीक है। और अच्छा, इसकी स्थापना 1852 में ही हुई थी तुरंत, और ये थे एक लक्ष्य, हाँ याद आ गया, गुजुल लक्ष्मी चट्टी। ठीक है, चट्टी, कहीं चट्टियार भी लिखा था, इसके द्वारा इनकी की गई थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। बढ़ जाते आते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता के संबंध में वह सूची दी गई है, देखिए आप इसको कोर्ट से मिलाना है। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, कल भी बताया था आप लोगों को, 4-5 बार पढ़ोगे। ये अब सुनो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। एक पास लिख के 4 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगे, पेपर में आते ही आते हैं, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर जो कोई सीरियस ले रहा हो तो भैया करता रहे। चाहे जैसे बता दूँ आपको, जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं ना, गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल, और ये 1857 का जो वो था विद्रोह, इसकी नेतृत्वकर्ता, और अभी पीछे कुछ आया था, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, गवर्नर जनरल का कार्यकाल हो गया, और एक मोटी जो क्रोनोलॉजी जो तुम्हारी शुरू होगी बक्सर के युद्ध, 1757 से शुरू कर लो, प्लासी से शुरू कर लो। ठीक है। तो इस यहाँ पे 1947 तक आते आते मुश्किल से 50, मोटे बता रहा हूँ, 50 आपको क्रोनोलॉजी याद करनी होगी। इनसे आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। खैर देखिए, डी का 3, क्या देखिए डी के 3 से हमारा काम हो जाएगा? तो देखो बिल्कुल 100% काम हो जाएगा, अगर हमको एक ही याद था। ठीक है, हालांकि बाकी तो हमको करने ही है। अब देखो, बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, बहुत बार पढ़े होंगे इनको, ए का 2। ठीक है। और अच्छा, कालपी में थे तात्या तोपे, जहाँ झांसी वाला क्षेत्र है वो, कालपी झांसी उधर वाला। तो बी का 4। ठीक है।
अब बचता कौन है? फतेहाबाद। अब देखिए, हो सकता है फतेहाबाद किसी को ना पता हो, तो अगर नहीं भी पता है तो मेरा क्या, अजीमुल्ला एक ही बचा तो मैं कर ही लूँगा, है ना। तो ऐसे होता है, जो सबसे कठिन होता है उसको खुद एग्जामिनर आपसे उम्मीद नहीं कर रहा होता कि आपको पता होना चाहिए। आपको सरल पता है, उसके सहारे आप कर लोगे, बस इतना ध्यान रखना। इसीलिए क्या होता है, कहते हैं कि सरल क्वेश्चन गलत ना हो। अगर सरल गलत हो गए तो सिलेक्शन वैसे ही रुक गया। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था? अब ये फैक्ट है, अगर आपको आता है तो आता है, जो वरना क्या है भाई, गलत ही होगा, या आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के काल में एक व्यक्ति थे, चार्ल्स विल्किंसन। ऐसे ही याद हो जाते हैं कि ये विल्किंसन कौन थे? विल्किंस लिखा है कहीं कहीं, कहीं कहीं विल्किंसन हो गया। ठीक है, तो चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अच्छा, चार्ल्स विल्किंसन ने फारसी तथा जो बांग्ला मुद्रण था, इसके लिए भी काम किया था। इसके जो ठीक ढलाई के अक्षरों को के लिए काम किया था, ये भी ध्यान रखना, आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपसे सही हो जाएगा। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा ना, जो अगर आपको क्रोनोलॉजी याद होगी, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, और सच बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करके बहुत सुकून मिलता है, ऐसे जो थोड़ी सी मेहनत करके हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आम्बूर का युद्ध, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और नहीं पता है कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि नहीं पता है, कितना पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखो, जो पता है वो जो ठीक है वो करिए पहले। कर्नाटक का तृतीय युद्ध तो कर ही लोगे, 1756 में हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि, 1763 में हुई थी। पांडिचेरी की संधि ये हुई थी 1755 में। देखो, क्या इतने से कुछ हमारा बन रहा है, यानी कि अब देखो, यहाँ पे 4 नंबर पहले आना चाहिए, लेकिन नहीं है जो आया है। क्यों? अब देखो, 4 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या कि ये 4 से पहले भी कुछ है। क्या है 4 से पहले? देखिए, बाकी सब 4 के बाद में है, तो यानी कि ये वाला तो हमने काट दिया ऐसे ही। अब 4 से पहले 2 ही है, आराम से 2 ही। हमको आमबोर नहीं पता था, फिर भी हम पता चल गया कि भैया 2, ये आमबोर सबसे पहले हुआ है। ठीक है, देखिए 1755, यहाँ पे हमने 2 ये ले लिया, क्योंकि जो ऑप्शन में 4 जहाँ पे 2 नंबर पे था, वहाँ पे यही 2 ऑप्शन है। ठीक, 2 पहले हो गए, बाद में 4 हो गया। 1755 के बाद कौन सी जो घटना हुई? कर्नाटक का युद्ध, यानी कि 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हमको ये कठिन वाला नहीं पता था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और सच में ये मुझे भी नहीं पता है। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, आम्बूर का युद्ध नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करिए अगर किसी को पता हो। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करिए। ठीक है, देखो फिर से वही क्वेश्चन जो आ गया। अब देखो, ये टेस्ट पेपर जो कितना अच्छा बना है, आपको याद करवा देगा यहीं पे। जो ध्येय वाले हैं, इनकी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी होती है। हाँ जी, अगर आपने इसके जो इनके पूरे पूरे टेस्ट करके गए हो ना, तो आपको एक माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कम से कम। वहाँ पे जाके आप कम से कम जो 20 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा करके आओगे, मतलब ये बता रहा हूँ मैं। देखिए, राजा देवी सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर त्यागी और बुद्ध सिंह। तो देवी सिंह कहाँ थे? देवी सिंह थे मथुरा में। ठीक है, देवी सिंह थे मथुरा में, ये सबको पता होगा ज़्यादातर लोगों को। ए का वन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 में है। ठीक, अब आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ये प्रयागराज से थे। ठीक है, अब बी का 4 से काम चल जाएगा क्या? नहीं, बी के 4 तो 4 जगह हैं। ठीक है, और तो नहीं काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर त्यागी थे मुरादाबाद से, और बुद्ध सिंह फिर कहाँ से, बंधु सिंह कहाँ होंगे? गोरखपुर से। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। तो अब तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1448 ईस्वी में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया, क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, ये सही है, दोबारा। फिर 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी गई। कब रखी गई? 1506 में ही तो रखी गई थी। हाँ बिल्कुल रखी गई 1506 में। किसने रखी थी भाई? सिकंदर लोदी ने रखी थी। किसने रखी थी? सिकंदर लोदी ने रखी थी। यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, जो दिल्ली का जो सुल्तान था इसमें, वो था बहलोल लोदी। 1448 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर सरकी साम्राज्य का पतन कर दिया था। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पे आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकी साम्राज्य का यहाँ पे क्या हो गया था? पतन हो गया था। यह पूरा साम्राज्य दोबारा दिल्ली सल्तनत का एक अंग बन गया था। ठीक है, इसी लोधी वंश का ही एक जो हुआ, इसके बाद में जो आया सिकंदर लोधी, उसने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। अच्छा, समाचार पत्र हैं और भाषा है इनकी कौन कौन सी है? अच्छा, ये भाषा वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज करते हैं बहुत, आते भी हैं। ठीक, भारत मित्र, प्रजामित्र, राष्ट्रमत, नायक।
कोई ट्रिक जहाँ पे मत लगाना, वहाँ पे ट्रिक अक्सर गलत हो जाती हैं इनसे संबंधित। तो हमको ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, बिल्कुल रट के ही जाना है। कह रहा कि कौन सा गलत है, तो जो नायक है, नायक नायक जो है ये बंगाली भाषा का था। ठीक, बाकी सारे सही दिए हुए हैं। भारत मत हिंदी का था, प्रजामित्र गुजराती का था और राष्ट्रमत मराठी का था, लेकिन नायक क्या था, ये बंगला भाषा में था, बंगाली भाषा में था। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भिखाजी कामा बिल्कुल सही है, एम बरकतुल्ला बिल्कुल सही है, VVS अय्यर बिल्कुल सही है, MN राय बिल्कुल सही है। इसमें आप MN राय में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन नहीं, ये भी देश के बाहर रहे थे और वहाँ से जो गतिविधियाँ थी उसमें सहयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे उपरोक्त डी सभी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यह द्रविड़ शैली का था। हाँ, तो बिल्कुल था द्रविड़ शैली का। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। हाँ, बिल्कुल बनवाया था। तो ये दोनों सही हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में क्या लिखा है कि संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, संख्या में कह रहा हूँ, संख्या से क्वेश्चन बहुत आते हैं, संख्याएँ आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, संख्याएं आपको आनी ही चाहिए। देखिए, अब इसमें जो पता है पहले आपको वो करना है, जो सीधे सीधे पता है। मुझे लगता है जो है एशियाटिक सोसाइटी सबको पता होगी। 1784 में किसने बनाया था, तो विलियम जोन्स ने बनाया था। प्रार्थना समाज भी सबको पता होगा। 1867 में किसने तो कौन से, आत्मरंग पांडुरंग, ठीक है ना, उन्होंने बनाया था। तत्वबोधिनी सभा ये भी कर लोगे 1839 में, किसने, देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो भी आपको हो। तत्वबोधिनी सभा 1839 में। अब हमारे पास बचते कौन हैं, दो बचते हैं, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी और वेद समाज। तो देखिए, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है ये 1863 में बनी थी और वेद समाज जो था ये था, हाँ, 1864, ठीक, 1864 में ये बना था वेद समाज। तो अब इससे आप कर लोगे 1784। मुझे लगता है सबसे पुरानी डेट 1784 है, मतलब 3 नंबर पे यही आएगा। तो 2 तो हम ऐसे ही कैंसिल कर लिए, 3 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद में देखते हैं 1784 के बाद की डेट जो है 1839 या 1864, तो 1839, ठीक ना। अब देखो, हमको अगर सारे नहीं पता था कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मैं इसके बाद में एक PYQ लेके आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताता रहता हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो टेस्ट सीरीज है तो यहाँ पे ऐसे दिए गए होंगे। नहीं, पेपर में आते हैं जो ऐसे क्वेश्चन। कैसे, देखिए, हमको यहाँ सारे नहीं पता था, कोई मतलब नहीं है। हमको एशियाटिक पता था, जी हाँ पता था, ठीक है। उसके बाद में हमको तत्वबोधिनी पता था, जी हाँ पता था। 1784 के बाद 1839 जो आएगा, यानी कि 3 और 5 यहाँ मिल रहा है। हमसे बाकी किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक, क्योंकि सबसे नंबर पे आएगा ये वाला 1784 हो गया। निम्नलिखित में से किस शैव संत को दक्षिण का वेदव्यास कहा जाता है। तिरुज्ञान है, मणिकवाचगर हैं, इनके भाई नाम बहुत अच्छे होते हैं। और अच्छा देखो, हमको लगता है, देखो यहाँ हम उत्तर भारत में बैठे हैं तो लग रहा है कि इनके नाम अजीब हैं, दक्षिण वालों को मेरे नाम अजीब लग रहे होंगे, है ना। तो अपनी अपनी जुबान, अपनी अपनी भाषा होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, B और C, दक्षिण जो शैव संत को दक्षिण का वेदव्यास, इनको भी कहते थे और इनको कहते थे। नामबे आधार नामबे और मणिकवाचगर, इन दोनों लोग कहते थे। देखो, मणिकवाचगर और जो नामबे आधार नाम भी हैं, इन दोनों को दक्षिण का वेदव्यास कहा जाता है, क्योंकि इनका योगदान शैव भक्ति संरक्षण और विस्तार में महत्वपूर्ण रहा है। ये जो मक्की वाचगार हैं, इनके द्वारा तिरुवाचकम, क्या, तिरुवाचकम तिरुवाचकम जो है तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य में जो रचा गया एक क्या है, एक साहित्य है मतलब। और जो ये नाम, ये आधार नाम भी हैं, ये शैव संतों की रचनाओं का संकलन और संरक्षित इसे करते थे, जिसमें तमिल भक्ति परंपरा को मजबूती मिली। तो ये क्या थे, ये जो भी मतलब वो थी, रचनाएं थी, जो इनका संकलन करते थे, उनका संरक्षण जो करते थे। तो इन दोनों लोगों को माना गया है, मणिकवाचागार को और नाम्य आधार नाम को। आप क्वेश्चन ये भूलोगे नहीं अगर पेपर में आ गया तो। बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे अभिलेख हैं और इनका विवरण है। सबसे पहले देखते हैं बालाघाट। तो बालाघाट अभिलेख में यहाँ पे पढ़िए, बंधु दत्त द्वारा जारी ताम्रपत्र, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वारा प्रशस्ति। नहीं, ये बालाघाट जो है ये मालव शासक
द्वारा जो कुरु को पराजित किया गया था। ये है बालाघाट अभिलेख। देववर्णक, देववर्णक जो है ये उपगुप्त से संबंधित है, यानी कि अब यहाँ पे उपगुप्त अच्छा कई हैं, देखता हूँ, इससे हो जाएगा। उत्तर गुप्त वंशों के शासकों का इसमें जो उल्लेख है देववर्णक अभिलेख में। रिद्धपुर ताम्रपत्र, रिद्धपुर ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पे प्रशस्तियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है, सी का 2 हो जाएगा। फिर वाकाटक ताम्रपत्र हमारे पास बचता है, तो बंधुदत्त द्वारा ये जारी ताम्रपत्र है। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेंगे। बालाघाट यानी कि A का 4, अगर हमको पहला पता था तो बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और बालाघाट हमको पता था। मालो शासक जो थे मिहिरकुल को पराजित करने का वर्णन है इसमें, यानी कि A का 4 मिल गया था, तो बाकी हमको करने ही नहीं थे, हमको पता हो या ना पता हो। पढ़ते हैं, देखना है, कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आंधा से बचाया था, तो जी बिल्कुल बताया, जो बचाया था ये सही है बिल्कुल। राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्र नामक बौद्ध भिक्षु ने उनकी सहायता की थी, हाँ बिल्कुल, इन्हीं के कहने में गए थे। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मन की सहायता ली थी, हाँ ली थी, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामौद गल्यान पहले संजय वेलट्टी पुत्र के शिष्य थे। पढ़िए भाई, देखो कठिन क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, तो ये शिष्य थे, ठीक है। संजय वेलट्टी पुत्र ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था, नहीं, पंच महाव्रत का सिद्धांत थोड़ी दिया था संजय वेलट्टी पुत्र ने, ठीक है, तो इन्होंने ही दिया था। पंच महासिद्धांत कौन दिए थे? हाँ जैनों ने दिए थे ना, जैनों ने दिए थे, बिल्कुल, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ए सही है और आर गलत है। बढ़ जाते हैं आगे। जो ग्रंथ हैं और लेखक हैं, कुवलय माला, कोयल, ये उद्योतन सूर्य ने लिखा था, उद्योतन सूर्य ने लिखा था कुवलय माला, ठीक है। उत्तर पुराण, उत्तर पुराण जो है गुणभद्र ने लिखा था, और सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी ने लिखा था, ठीक है। तो ए का 3 यहाँ पे भी है, बी का 2 यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, सही है, ठीक। बढ़ जाते हैं आगे। विक्रमशिला के दीपंकर श्रीज्ञान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रित किया गया था? लीजिए, क्वेश्चन फैक्ट वाला है, तो अगर आपको आता है तो आता है। तो जो दीपंकर थे, श्रीज्ञान थे, जिन्हें अतिश दीपंकर भी कहा जाता है, विक्रम महाशिला विहार के एक प्रमुख बौद्धाचार्य थे। इन्हें जो है जावा, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, जावा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्हें परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो क्या सही है ये? हाँ बिल्कुल सही है, परम भागवत की थे, और सब नहीं थे लेकिन हाँ थे, मानते थे वो। गुप्त काल में वाराह अवतार की मूर्तिकला एवं अभिलेखों में प्रमुखता से कल्पना की गई है, बिल्कुल ये भी की गई है। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया, ये तो नहीं माना गया, बात ही खत्म। एक और तो प्राचीन क्षेत्रीय नाम और वर्तमान भौगोलिक भाग, तो देखिए प्राची, मायदेश, उत्पाप और अपरांत। तो प्राची तो कर लोगे, प्राची क्या होता है? पूर्वी भारत, ठीक है। प्राची तो वैसे भी क्या होता है? पूर्वी भारत। एक सेकंड, प्राची क्या होता है? पूर्व का पर्यायवाची होता है प्राची। देखिए क्या प्राची से काम चलता है, ए का तीरी, हाँ ये तो चल जाएगा, बाकी नहीं पढ़ने हैं हमको, लेकिन फिर भी देख लो। ये जो माय देश है, ये जो मध्य भारत था, माय देश मध्य भारत, और जो ये था उत्पाप, ये पश्चिम उत्तर भारत था, और अपरांत ये पश्चिम भारत था, ठीक है। इसलिए आप लोग कर लोगे इसको आगे। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इनके सिक्कों पर 2 मस्तूलों वाला जहाज चित्र था, बिल्कुल सही है। जो इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था, हाँ किया था। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट था, नहीं, बिल्कुल नहीं। सातवाहन वंश का जो अंतिम प्रमुख सम्राट था वो था यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन था? यज्ञ श्री सातकर्णी, यानी ये तो गलत हो गया। इसके अभिलेख केवल महाराष्ट्र क्षेत्र से, केवल लग गया, बिल्कुल केवल महाराष्ट्र क्षेत्र से नहीं, यहाँ पे आंध्रा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र भी है यहाँ, तो केवल लगे, ये भी गलत हो गया, यानी कि 1 और 2 सही है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 सही है, डी वाला। अच्छा, ये जो था, ये शक शासक की कौन सी पुत्री थी? ये नहपान जो था, नहपान जो शक शासक था, नहपान की पुत्री से विवाह किया था, जिससे शक और सातवाहन में संबंध हो गया था, और ये और मजबूत हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कनिष्क के दरबार में रहने वाले किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की? ये क्वेश्चन प्रज्ञा पारमिताओं पे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
ठीक है, तो ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने। फैक्चुअल है, आपको पता है तो पता है, नागार्जुन एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, जो महान जो महायान बौद्ध जो धर्म से संबंधित थे और शून्यवाद के प्रवर्तक थे। किसके? शून्यवाद। शून्यवाद के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। वे कनिष्क की सभा में मतलब रहते थे, मतलब जो उनके विद्वान थे उनके संरक्षण में रहते थे। ठीक है, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक आधारों में से एक मानी जाती है। कौन? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि बौद्ध दर्शन में ज्ञान और शून्यता की जो है अवधारणा का विस्तार से समझाया है। कभी कभी क्या होता है, शून्यवाद को जैन धर्म से जोड़ देते हैं, तो उसको ध्यान में रखना आपको। आप लोग यहाँ कहे से बौद्ध से है। किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है? देखो कितनी ये फैक्चुअल है, आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। तो यहाँ पे षड्विश से मिलता है। षड्विश किसका है? तो सामवेद से है। ठीक है। शतपथ जो किसका है? तो अजुर्वेद का है। ठीक। ऐतरेय किसका है? तो ऋग्वेद का है। ठीक है, ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का है। तो क्या कहाँ से मिलता है? षड्विश से। षड्विश सामवेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसमें क्या आता है? अद्भुत ब्राह्मण। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। षड्विश को क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 83 की ओर। जैन तीर्थंकर इनके प्रतीक चिन्ह। हमारा एक वीडियो पड़ा है, छोटा सा ही है, 1 या 2 मिनट का है। अगर आप वो देख लोगे जाके तो आपको जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह याद हो जाएंगे एक बार में ही। ठीक है, देखिए अजीतनाथ। अजीत किसको नहीं जीता गया? किसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ शक्ति होगी? हाथी की। अजित है वो। ठीक है, विमल और शांत। अच्छा, शांति देखिए, एक सेकंड। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है, यानी कि ये वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक, शांतिनाथ का वजह ये भी नहीं, शांति सबसे रहता है हिरण, तो हिरण जो शांतिनाथ का था, ये वाला भी जो गलत हो गया। अब सुमतिनाथ का बचा है। सुमतिनाथ का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक था, एक पक्षी होता है क्रौच, सुमति का। ठीक है, यानी ये वाली गलत हो गई। विमलनाथ का बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। गोलकुंडा राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडारों पर स्थापित हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली जो इब्राहिम शाह नहीं, इब्राहिम शाह नहीं था, कुली कुतुब शाह। ठीक है, यानी कि ये वाला गलत हो गया। ठीक है, कुली कुतुब शाह था, ध्यान रखना। गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार था। हाँ बिल्कुल था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी वाला हमारा आंसर हो जाता है। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। 1899 जो लखनऊ में हुआ था, आर.सी. दत्त थे, सही है। 1896 में कोलकाता में हुआ था, आनंद मोहन बोस नहीं, आनंद मोहन बोस नहीं थे इसके। ये 1896 में जो हुआ था बहुत ख़ास है। इस यहाँ पे क्या वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और इसके थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। आनंद मोहन बोस नहीं थे, यानी कि ये वाला सही सुमेलित नहीं है। 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब, हाँ बिल्कुल। 1904 मुंबई सर हेनरी कॉटन, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पे सही नहीं है। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? देखिए आ गया, इसको आराम से आप लोग कर लो, सबको पता होंगे जहाँ तक है। देखिए सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1531-32 में। ठीक है, कन्नौज का सबको पता होगा 1540 में, चौसा का 1539 में। ठीक है, और दौरहा अगर नहीं भी पता था फिर भी 1658 में काम हो जाएगा इससे। आज लेख बहुत ख़राब हो रही है। ठीक है, 1658। तो सबसे पहले कौन सा सामूगढ़ का रहा होगा? कह रहा कि कौन सा अंतिम स्थान पे है, तो सामूगढ़ हो गया 1540 1539, यानी कि दौरहा हो जाएगा, 1658 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। कथन और कारण दिए गए हैं यहाँ पे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने पहले ही 1934 में कांग्रेस से क्या कह दिया था कि हम भाई सक्रिय राजनीति से बाहर हो रहे हैं। कब? 1934 में ही उन्होंने ये चीज़ गांधी जी जो क्या कहा था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934। बहुत लेख खराब हो रही है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने हाँ आगे लिखा भी है, चलो मैंने नहीं पढ़ा, तो दोनों सही हैं, और व्याख्या भी है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। रुम्मिनदेही अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कह रहा कि कौन सी एक प्राप्त नहीं होती है? तो ये तो है भाई रुम्मिनदेही में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, हाँ ये भी सही है। महात्मा यानी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है।
तो कुशी ये भाई रोमिंदे अभिलेख से इसकी जानकारी नहीं मिलती है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में होने का साक्ष्य ये अशोक के रोमिंदे अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़, यहाँ पे कह रहा है सुमेलित करिए भाई, सुमेलित करिए। वारेन हेस्टिंग है, लिनलिथगो हैं, हेस्टिंग है और जो चेम्सफोर्ड हैं। तो कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग के समय में सबसे पहले बताइए कौन सी व्यवस्था आई थी। तो वारेन हेस्टिंग के समय में क्या घेरे की नीति आ गई थी? आ गई थी। फिर है लिनलिथगो, क्या आगे प्रस्ताव जो आया था? बिल्कुल आया था। लॉर्ड हेस्टिंग, अब देखिए वारेन, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, एक वारेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति आई थी और चेम्सफोर्ड में डायर की। ठीक, तो इसको आप लोग मिला लेंगे आराम से। फिर है लाहौर अधिवेशन 1909, और कह रहा कि अध्यक्ष कौन थे। तो 1909 में अध्यक्ष कौन था? ये मदन मोहन मालवीय। कौन थे 1909 में? मदन मोहन मालवीय, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इलाहाबाद जो अधिवेशन था 1910 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे थे विलियम वेबडर्न, तो यानी कि 2 नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका। कोलकाता अधिवेशन 1911 बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जनगण मन का पहली बार गायन किया गया था। तो इसके कौन थे? बिशन नारायण धर हैं। और बांकेपुर अधिवेशन जो 1912 बचा, इसके कौन हैं? RN मुधोलकर, यानी एक। यानी कि हमको अगर पहला पता होता लाहौर अधिवेशन कि मदन मोहन मालवीय हैं, तो क्या हम कर लेते क्वेश्चन। 1 का 3 है ऑप्शन में। हाँ, थोड़ा सा आसान हो जाता, 2 ऑप्शन हमको मिल जाते। दूसरा वाला याद नहीं होता, फिर भी काम चल जाता, क्योंकि 2-2 सब में है। लेकिन हमको C और D में से कोई एक याद होना ही चाहिए था। तो C वाला, ये 11 वाला तो सबको याद ही होगा कि विशन नारायण धर थे यहाँ पे, यानी कि C का 4। तो C का 4 एक में ही है, और हमको यही सही कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सरल होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ओके, विद्रोह और क्षेत्र फिर से देखने हैं। ये विद्रोह अच्छा वो वाले हैं जो 3 तरह के हुए थे, एक नागरिक, एक जनजाति, एक जो कृषक। तो उसमें से ये देखना है। गडकरी कहाँ हुआ था? तो गडकरी महाराष्ट्र में हुआ था। कित्तूर कहाँ हुआ था? कित्तूर केरल में हुआ था। नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कित्तूर कहाँ हुआ था। कह रहा कि सुमेलित नहीं है। हाँ, ये कित्तूर केरल से, सॉरी ये चीज़ नहीं, कित्तूर हुआ था कर्नाटका में, तो ये गलत हो गया, यही नहीं है सुमेलित, यहाँ कर्नाटका होगा। मोपला केरल में हुआ था। बघेरा कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही, ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। तो इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हुए थे, बिल्कुल सही बात है। इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सकें। तो अमृतसर में नहीं रखी गई, देखो कितना छोट फंसा रहा है, ये लुधियाना में रखी गई थी। लुधियाना में, ये गलत हो जाता है। सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। यहाँ पे अवस्थिति है और जो हड़प्पा कालीन के यहाँ स्थल हैं और नदियाँ हैं। तो रंगपुर, राखीगढ़ी, भगवानपुरा और मांडा। तो जो सबसे पहले हमको याद होगी वो मांडा याद होगी, चिनाब से लगा देंगे। और तो देखिए D का 3 से हमें कुछ मिल रहा है, नहीं आसान होगा, सिर्फ हम एक को एलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी हमारे लिए आसान नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक, हाँ, बाकी आसान नहीं होंगे। देखिए बाकी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए राखीगढ़ी जो है, एक सेकेंड, हाँ, राखीगढ़ी, देखो रंगपुर जो है गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में ये मादर, यानी यहाँ पे भादर लिखा, यहाँ पे मादर भी लिखा होता है। तो ये हो गया A का 2। अब बात करते हैं राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये घग्गर नदी पे स्थित है। ठीक, भगवानपुरा ये सरस्वती नदी पे हो गया। ठीक है, भगवानपुरा ये भी हरियाणा में ही है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिला में। तो आप लोग कर लोगे आराम से। तो देखो राखीगढ़ी घग्गर पे है, अगर ये हमको पता होगा B का 4, फिर भी हम 2 ही एलिमिनेट कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सभी आने ही चाहिए। बढ़ते हैं आगे। मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। इसने अंग देश को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सही बात है। इसमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया। फिर से पढ़ो। जो बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का संस्थापक था, और इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, यहाँ पे कह रहा है, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ तथा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया था। कह रहा कि कथन सही नहीं है। देखिए कंफ्यूज हो गए थे हम, ऐसे ही पेपर में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया बहन, जबकि बहन नहीं, ये पुत्री थी। ठीक भाई, हम कह रहे सब सही, सब तो सही लग रहे हैं।
यानी कि ये वाला गलत हो गया। बाकी ये सही है। अवंती के चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा था बिंबिसार जीवक को। बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 95 की ओर। किसने फर्रुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? ठीक है, किसने स्वीकार किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता है तो ठीक ठीक, ओमर्स ने इसे स्वीकार किया था, वरना कोई बात नहीं। क्या था कि फर्रुखसियर ने 1717 में, कब, हाँ सन दिया हुआ है, कंपनी को 3000 रुपये, कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने तथा कलकत्ता के निकट क्या करने, 38 गांव खरीदने एवं बंगाल में शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। इतना सब कुछ कर लिया था। अच्छा, जो ओमर्स था, ओमर्स ने फर्रुखसियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था। मतलब वो यहाँ पे क्या था, वो एक अधिकारी था। कौन? ओमर्स। तो 3000 रुपये, ये ध्यान रखना। ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़। तो देखते हैं अलबरूनी की किताब किताबुल हिंद के संदर्भ में कथन को देखिए। अरबी फारसी भाषा में लिखी गई किताब, नहीं फारसी नहीं था, ये अरबी थी। ठीक है, ये कथन गलत हो जाता है। किताबुल हिंद की धार्मिक, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं आदि जैसे विषयों पर एक लेखन है। हाँ बिल्कुल सही है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है। हाँ ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन में क्या है, 2 है, तो 2 सही हैं, एक गलत है इसमें से। उत्तरकालीन मुगल शासकों के द्वारा यहाँ पे दल है, उनके प्रमुख सदस्य हैं। ये उत्तरकालीन में जो मुगल शासक थे, वहाँ पे कई दल सक्रिय हो गए थे। जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो भैया बहुत सारे दल सक्रिय हो जाते हैं, ये हर समय की बात है। ठीक ना, अपने अपने लोग वर्चस्व अपना अपना स्थापित करने लगते हैं। कह रहा कि सदस्य, देखिए इसमें क्या कोर्ट का क्वेश्चन नहीं है, कह रहा कि सुमेलित नहीं है। अच्छा, तुरानी दल में निजामुल मुल्क, अभी ये क्वेश्चन गलत ही होना है, जो भाई बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ के आया शायद उसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो आप चक्कर में मत पड़ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हमसे एग्जामिनर कहता है कि आपको छूने नहीं है। ठीक है, निजामुल मुल्क अमीन खां, हाँ ये सही है। मैं भी ये देख के बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं आता था, सीधी सी बात है। ये वाला तो पता था, हिंदुस्तानी इस तरीके से का था। ईरानी दल जुल्फ़िकार, ये भी सही है। अफ़गानी दल में जकारिया खां जो इसाक खान नहीं थे, क्योंकि अफ़गानी जो दल था इसमें कौन से थे मैं आपको देख के ही बताऊंगा। अफ़गानी दल में मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस थे। ठीक, मोहम्मद खां बंगस थे अफ़गानी दल में, बाकी ये सब सही हैं। बेसरा जो प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बेसरा, ठीक है, तो ये कर्नाटक में है। बेसरा जो विजयपुर जिले के पास में है, कर्नाटक में स्थित है। यह चालुक्य साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कब? चालुक्यों के समय में, चालुक्यों के समय बेसरा। ठीक, एक बेसर शैली है, वही बेसरा हमें बताई जा रही है। इसका थोड़ा सा ये है, बेसर भी उसको कहा जाता है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? उन्हें 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। क्या यह क्वेश्चन सही है? तो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना उन्होंने की थी, सही नहीं है, ये तो सही है। उन्हें 12 बार कारावास दंड मिला। नहीं नहीं नहीं, ये कोई भाई देखो कितनी बार मिला हमने तो पढ़ा नहीं है। ठीक, खैर इसमें 11 लिखा हुआ है, यानी केवल गलत कह देते हैं। उनके राजनीतिक गुरु चिरंजीवी थे, बिल्कुल सही है। 1923 में कोलकाता के मेयर चुने गए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा ये कितना कठिन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है कि कौन सही नहीं है, बात को समझिए, कौन सही नहीं है पूछ रहा है ना। अब देखिए, हमको ये वाला भी पता था बिल्कुल सही है, हमको ये वाला भी पता था बिल्कुल सही है, हमको ये वाला भी पता था बिल्कुल सही है। अब ये भाई यही बचा, यही गलत होगा, हो या ना हो, हमको याद हो या ना हो, मेरा काम हो गया। ठीक ना, बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो 100 क्वेश्चन ही रखते हैं, 50 क्वेश्चन अगली बार कर लेते हैं, 3 पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।